जंतर मंतर पर जब जेनजी का आंदोलन चल रहा था तब आपने कई बार नेपाल का जिक्र सुना ही होगा। कहा जा रहा था कि जेनजी की मांगे नहीं मानी गई तो नेपाल जैसा हाल हो जाएगा। नेपाल में पिछले साल सितंबर में जो कुछ हुआ उसका उदाहरण भारत में दिया जा रहा था। तो हम आपको उसी नेपाल की आज की हाहाकारी और परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आप ये भी याद रखिए कि हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल में जेन जी की पसंद की सरकार है। 36 साल के बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जो जेन जी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे, जेन जी की पसंद थे। दूसरा नाम 38 साल के सुधुन गुरंग का है जो नेपाल सरकार में गृह मंत्री हैं। गुरंग नेपाल के जेन जी आंदोलन के कोऑर्डिनेटर थे। तीसरा नाम सस्मित पोखरेल का है। 29 साल के सस्मित शिक्षा, युवा और खेल मामलों की मंत्री हैं। चौथा नाम शोभिता गौतम का है जो सिर्फ 27 साल की है और नेपाल सरकार में कानून मंत्री हैं। पांचवा नाम प्रतिभा रावल का है जो 32 साल की हैं और सरकार में संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन का मंत्रालय संभालती हैं। नेपाल में जेन जी की सरकार है, उसके बावजूद नेपाल फिर से सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। जलता हुआ, लड़ता हुआ, हंगामा करता हुआ, ये जेन जी का नेपाल। नेपाल में बालेन शाह की जेन जी सरकार ने इसी महीने की 4 तारीख को 100 दिन पूरे किए हैं, लेकिन नेपाल की हालत देख लीजिए। नेपाल में दंगा है, फसाद है, मारकाट है, सांप्रदायिक तनाव की आग में नेपाल फिर जलने लगा है। नेपाल के सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, बीरगंज और सुनसरी में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल में तनाव आखिर हुआ क्यों। विवाद शुरू हुआ रविवार को। सुरसुरी जिले के देवानगंज इलाके में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष भिड़ गए। कहा जा रहा है कि कांवड़िये कोसी नदी से पानी भरकर लौट रहे थे। मुस्लिम पक्ष ने लाउड स्पीकर और भगवा झंडे पर ऐतराज किया। बहस के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। सुरसुरी से शुरू हुआ तनाव अब मधेश और कोसी प्रांत के कई जिलों में पहुंच गया है। हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए हैं। कहीं मॉल को आग लगाई गई, कहीं घरों को जला दिया गया, दुकानों को लूट लिया गया। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। अब तक हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस मधेश प्रांत में हिंसा हुई वो बालेन शाह का अपना इलाका है। बालेन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि हिंसा के 5 दिन तक कोई कदम नहीं उठाए गए। इस वजह से हालात और बिगड़ गए। बालेन शाह राजनीतिक नेतृत्व देने में नाकामयाब रहे। लोगों के साथ संवाद करने की बजाय हालात संभालने के लिए सुरक्षा बलों पर निर्भर हो गए। जब हालात बेकाबू हो गए तो बालेन शाह ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी करके लोगों से शांति की अपील की। प्रत्येक नागरिक को जीवधन को रक्षा गर्नु, सामाजिक सद्भाव जोगाउनु, हर नागरिक की सुरक्षा करना, सामाजिक भेदभाव और शांति बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। आने वाले दिनों में सरकार सतर्क और संवेदनशील रहेगी। शांति भंग करने या भाईचारा बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को लेकर सरकार पूरी तरह सचेत है और ऐसी किसी भी गतिविधि के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। सवाल यह है कि क्या 100 दिन में लोगों का बालेन शाह की सरकार से भरोसा उठ गया? क्या जेन जी सरकार की नाकामी की वजह से ही नेपाल फिर जलने लगा है?
बालेन शाह और सुधन गुरंग नेपाल के जेनजी आंदोलन के दो सबसे बड़े चेहरे थे। बालेन शाह प्रधानमंत्री हैं और सुधन गुरंग नेपाल के गृह मंत्री, और नेपाल की हिंसा में इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हिंसा करके जेनजी ने सरकार गिराई, फिर अपनी सरकार बनाई, लेकिन हिंसा के रास्ते से तैयार हुआ लोकतंत्र अक्सर भीड़ तंत्र में बदल जाता है, और नेपाल में यही हो रहा है। कहने को तो नेपाल में सांप्रदायिक दंगा हुआ है, हिंदू और मुसलमान के बीच का तनाव है, लेकिन असल में ये नौजवानों का वो गुस्सा है जो पिछले 100 दिन से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। जिस जेनजी सरकार को इतनी उम्मीद से सत्ता में बिठाया गया, उसी ने सारी की सारी उम्मीदें तोड़ दी, धराशायी कर दी। यह भारत के उन नेताओं के लिए भी सबक है जो भारत को नेपाल बनाने की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का जेनजी सरकार बदलने में नहीं, अपना भविष्य बदलने में ज्यादा यकीन करता है। वो हिंसा के नहीं, गांधी के बताए सत्य के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर चलता है। जंतर मंतर पर जब हजारों बच्चे जमा हो गए, सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा तो सियासी उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी। सरकार बदलने का जो काम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पाया, विपक्ष को लगा कि वो काम जेनजी के सहारे पूरा हो जाएगा। कुछ नेता जज्बात दिल में दबा गए, लेकिन ओवैसी के दिल की बात जुबान पर आ ही गई। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं अंदर 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए, उस आफत की दावत आप दे रहे हैं। लेकिन भारत और नेपाल की तासीर में फर्क है। हिंदुस्तानियों का डीएनए हिंसा पर यकीन नहीं रखता। नेपाल हमारा पड़ोसी है और पड़ोस में उठी आग और उसके अंजाम से यहाँ का नौजवान भी वाकिफ है। 10 महीने पहले भी नेपाल चल रहा था और आज भी चल रहा है। 10 महीने पहले भी जेनजी सड़कों पर हंगामा कर रहा था और अब भी वही कर रहा है। सवाल ये है कि 10 महीनों में नेपाल में क्या बदला? जेनजी सरकार से युवाओं को क्या मिला? नेपाल की संसद जल गई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर जला दिए गए, सड़कों पर नेताओं को पीटा गया। इस गुस्से की असल वजह थी बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और करप्शन। मार्च 2026 में नेपाल में चुनाव हुए। बालेन शाह की पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीती। 60 साल में किसी पार्टी को मिला ये सबसे बड़ा बहुमत था। यह जीत नेपाली युवाओं की उस उम्मीद की प्रतीक थी जो उन्हें रैपर से नेता बने बालेन शाह में दिखती थी, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। मेयर पद पर रहते हुए बालेन शाह ने जो काम किया उसके लिए लोगों में उनका क्रेज था, लेकिन अब वो क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। मैं बालेन शाह को 10 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगा। एक स्थिर सरकार के बाद लगा था कि शेयर मार्केट भी बढ़ेगा, लेकिन वो गिरता ही चला गया। जो विश्वास हमें बालेन पर था वो अब टूट चुका है। उल्टा बालेन शाह
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।